हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे और साथ ही साथ क्लास लेक्चर में भी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीजी सेट 2026 को ध्यान में रखते हुए, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है। तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा जो लोग यूट्यूब से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्योंकि आपको पता है कि सीजी सेट में पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड हुआ है, तो ये सब लोगों के लिए नया है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यूजीसी नेट या दूसरे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करके समझेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। इसी बेसिस पे हम इन लेक्चर्स में ये सीरीज होगी, इसमें हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चंस के तौर पे कैसे समझें और कैसे सॉल्व करें। यानी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेबस में हमने देखे थे उन सबको हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे टैकल करेंगे। चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, Who among the following thinkers have divided the scope of public administration into principles of public administration and spheres of public administration? देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि यहाँ पूछ रहा है कि किस विचारक ने, थिंकर ने स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप हम जब चैप्टर सिलेबस पढ़ते हैं तो पहला जो यूनिट है उसमें ही आपको दिखेगा सिग्निफिकेंस, स्कोप, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत के टॉपिक्स में। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो टॉपिक को अगर सिलेबस अच्छे से समझते हैं ना तो क्वेश्चन भी हम पकड़ पाएंगे। तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो लोक प्रशासन है उसका दायरा या उसकी जो लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ तक है, तो उसको डिफाइन किसमें, सिद्धांत में यानी प्रिंसिपल्स में, और स्पीयर में यानी कि उसके बाउंड्री में किसने डिफाइन किया है, ये पूछा है इस प्रश्न में। तो इसका सही आंसर होगा जॉन एफ पिफनर ने, ठीक है। पिफनर ने हमें बताया कि भाई जो स्कोप है यानी जो दायरा है, बेसिकली मान लीजिए कि एक कैनवास है और ये आपका लोक प्रशासन एक पूरा का पूरा लोग है, ठीक है। लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है कि लोगों का प्रशासन करना, ठीक है। और कौन करता है, जो भी उनके चुनिंदा अधिकारी होते हैं, ठीक है। अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उनके जो नेता होंगे या उनके जो लीडर होंगे वो करेंगे। तो उनको कौन लीडर को चुनेगा, लोग चुनेंगे, वो डेमोक्रेसी होता है यानी कि लोकतंत्र होता है। वही अगर राजतंत्र है तो या तो राजा चुना जाता है या फिर राजा जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी बन के आता है। तो कुल मिला के जो भी ऊंचाई पर है, जो हमारे लिए प्रशासन का कार्य करता है, वो किस प्रकार करता है, तो उसको ही हम समझते हैं लोक प्रशासन में, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय द लीडर विच इज ईदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस और इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस और इनडायरेक्टली पुट ऑन अस, ठीक है। तो बेसिकली उन सब चीजों को हम समझते हैं। तो करता किसके लिए, लोगों के लिए। तो ये मान लेते हैं कैनवास जो है वो है लोग, ठीक। अब इस पूरे लोग का या इस सोसाइटी का, इस समाज का जब प्रशासन करना होगा तो प्रशासन को हम किस दायरे में रखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उसका लिमिटेशन, उसकी बाउंड्री सेट करना अनिवार्य है। तो उसको डिफाइन करते हैं जॉन एफ पिफनर दो तरीकों से। एक मान लेते हैं कि एक हिस्सा उसका होगा जो कि आपको प्रिंसिपल्स बताएगा और दूसरा हिस्सा बताएगा आपको स्फीयर, ठीक है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पार्ट, कुल मिला के चीज वही है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर कंक्लूड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो थ्योरी क्या क्या है, तो थ्योरी होता है लीडरशिप हो गया, अथॉरिटी हो गया, ठीक है। अथॉरिटी के बाद हो गया आपका हायरार्की हो गया। तो ये सारी जो डेफिनेशंस आप देखते हैं ये तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो टेक्निक्स हो गया,
टेक्निक, फिर उसके बाद लीडरशिप हो गया, हायरार्की हो गया, आपका आगे बात करें तो हम अथॉरिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ये सब चीजें क्या कहाँ आती है? प्रिंसिपल में, मतलब थ्योरी पार्ट में, कि कोई भी राजनेता या कोई भी नेता जो हमारे लिए कार्य कर रहा है वो हमारे प्रति जवाबदेह यानी अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ तरीकों से ही किया जाएगा ना प्रशासन। ऐसा तो नहीं है कि आज इस तरह से कर लिए कल उस तरह से कर लिए, कोई एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए जिसके माध्यम से हम नीतियों को क्रियान्वित कर पाए, यानी जो पॉलिसी है उसे हम इंप्लीमेंट कर पाए। तो वही चीज अब उसकी बात करते हैं, तो इन चीजों को आगे लाया कैसे जाता है? तो कोई ना कोई लीगल रैशनल आइडिया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तरीके होंगे जिनके माध्यम से स्पीयर्स होंगे, मतलब कोई एक बाउंड्री होगा, अपने देश की बाउंड्री हो सकती है कि अगर देश, मान लेते भारत एक देश है, ठीक है, माना कि भारत तो एक देश ही है, तो भारत में अगर कार्य करना है, प्रशासन करना है, तो जो प्रशासन कर रहे हैं वो क्या भारत के जो नीति बना रहे हैं वो पाकिस्तान में या नेपाल में या बांग्लादेश में तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, उन्हें करना होगा अपने देश के अंदर ही। तो कुल मिला के उसे ही हम स्फीयर करते हैं कि जहां तक हम वो कार्यों को क्रियान्वित कर सकते हैं। तो यही चीज पिफनर ने कहा है कि बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या करता है, वो इंटरनल मैनेजमेंट का काम करता है, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, कुछ तकनीक हो गए, टेक्निक्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स या स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं स्फीयर्स की, तो स्फीयर्स बेसिकली कौन कौन करता है, ठीक है, तो हम इन चीजों को समझे तो दो तरीकों से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो है प्रिंसिपल, उसे हम कहते हैं क्या करना है, ठीक है, और कौन करेगा, क्या और कौन, ठीक है। तो कौन कौन करेगा, तो भाई जुडिशियरी करेगा, तो कुछ एक ज्यूरिस्डिक्शन होगा, बाउंड्रीज जैसे कि स्टेट करेगा, लोकल अथॉरिटी करेगा, सेंटर करेगा, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बनेगा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये लोग सब आते हैं स्फीयर्स के अंदर, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या करेगा, रूल बनाएगा, फिर जुडिशियरी क्या करेगा, लॉज को देखेगा, ठीक है, जो भी नियम कानून बन रहे हैं उनके ऊपर पैनी नजर बनाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, जो भी लॉ या नियम बन रहे हैं या जो पॉलिसी नीतियां बन रही हैं उनको क्रियान्वित करवाएगा धरातल पे, यानी जमीन पे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा। तो ये चीजें आती हैं आपका जो सी पिफनर ने, मतलब जॉन पिफनर ने कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिफनर। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करें आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। हम आज जो पहला लेक्चर है तो इसको हम कैसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि थोड़ा मैं आपको बेसिक्स से बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, किताबें वगैरह पढ़ के आइएगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कुछ किताबें, आज भी आपको बता देता हूँ कि आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक आप चाहें तो अभी पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें पहला चैप्टर बहुत अच्छे से दिया है, दूसरा भी दिया हुआ है, तो वहां से आप ये दो चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आगे जैसे जैसे चैप्टर्स हम बढ़ते जाएंगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स या उनके टॉपिक्स बता दूंगा, वो आप कहाँ से कवर करेंगे ये भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ अ सुपीरियर कोऑर्डिनेट्स विथ हिज सबऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा, इसे हम क्या कहते हैं? मतलब बेसिकली पूछ रहा है किसी संगठन में अगर सुपीरियर यानी सीनियर अपने सबऑर्डिनेट यानी अपने जूनियर्स के साथ कार्य करवाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है, उनके बीच में क्या होता है, सहकार होता है, तो वो उस चीज को हम क्या कहेंगे, यानी कि सुपीरियर से नीचे या नीचे से ऊपर, या तो हम बोल सकते हैं बॉटम अप या बॉटम अप या फिर टॉप डाउन, ठीक है। तो ये जो चीज हो दिखा रहा है ये बेसिकली दिखा रहा है इसको, ठीक है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर या वर्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसको वर्टिकल भी कहते हैं, है ना भाई, या तो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब सीनियर जो है जूनियर से बात कर रहा है, उसको बता रहा है कि काम ये करना है, ये इस तरह से करना है, वही जूनियर अपना इनपुट दे रहा है, धीरे धीरे ऊपर
पहुंच आ रहा है कि सर हमने ये काम किया, हमको लगता है कि इस तरह से करने पर और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो लोक प्रशासन बेसिकली क्या है? तो प्रशासन का ही एक तरीका है जहां पे हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उसका सही से इस्तेमाल करके हम कैसे बेहतर ढंग से रिजल्ट आउटपुट ला सके। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास लोहा है, लोहा सीमित है, तो उसी सीमित लोहे का हम कैसे इस्तेमाल करें कि सब लोगों को बराबर अच्छे तरीके से उस चीज का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, या तो मान लेते हैं कि तेल है, ठीक है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स या इननेचुरल रिसोर्स, मतलब जरूरी नहीं कि नेचुरली हो, ठीक है, किसी तरह का रिसोर्सेज हो। मनी है तो मनी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ठीक है, या फिर अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाए कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो ये सारी चीजें देखना पड़ता है एक प्रशासन को। ठीक है, तो वो जब लोगों के हितों में होगा उसे कहेंगे हम लोक प्रशासन ना। ठीक है ना, है कि नहीं? कि जब भी हम कोई कार्य को या किसी भी प्रशासनिक कार्य को जिसमें हमें लोगों के हितों को ध्यान में रख के करना होता है, उसे हम कहते हैं लोक प्रशासन। यानी कि एनी एडमिनिस्ट्रेशन डन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेशन या फिर वर्टिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन यानी कि बाहर से, मान लेते हैं कि कई बार होता है ना कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं पर हमें लोन की जरूरत पड़ गई तो आईएमएफ ने दे दिया, या मान लेते हैं कि कभी दूसरे बैंक एडीबी बैंक ने दे दिया। तो कोई भी बाहर से जब भी हमें कोई सपोर्ट मिलता है किसी और संगठन के द्वारा या किसी और देश के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब बाहर से कोई मिले, ठीक है, एक्सटर्नल नाम से ही दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि जब सेम लेवल पे कोई हो और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन या समन्वय या सहकार करे, कोऑपरेशन करे, ठीक है, समन्वय करे, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। सप्लीमेंट्री कोऑर्डिनेशन यानी कि मान लेते हैं हमारा काम हो रहा था, ठीक है, लेकिन तब भी कोई किसी ने अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, तो वो है सप्लीमेंट्री। ठीक है, मेनली जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दो तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है वर्टिकल या हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच, जिसमें सीनियर जो है जूनियर से या जूनियर या सीनियर से, देखिए सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर या सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट काम होता है। वही हॉरिजॉन्टल जो दूसरा तरीका है वहां पे होता है सेम लेवल पे जो लोग हैं ना, या सेम लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन के दो ग्रुप्स होंगे वो आपस में काम करेंगे, मतलब सेम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक आईएएस दूसरे आईएएस के साथ कार्य करेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, एक डिप्टी कलेक्टर दूसरे डिप्टी कलेक्टर के साथ, एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर के साथ। लेकिन जब मान लेते हैं कि अगर आप आगे चल के प्रोफेसर बनना चाहेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे, डीन बनना चाहेंगे, तो डीन जब अपने प्रोफेसर के साथ बात करेगा तो वो सीनियर एंड जूनियर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर से कोई कार्य करवा रहा है साथ में मिलके, उसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल। सिंपल बेसिक चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स फॉल इन द फर्स्ट फेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, थियोरिटिकल टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे, मैं आगे आपको थियोरिटिकल टॉपिक्स भी बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से नहीं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन यानी कि जो विकास हुआ है ना लोक प्रशासन का, तो उसके अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग चरणों में विकास हुआ है। तो उसी चरण में कई सारी चीजें दी गई हैं जिसके माध्यम से हम चरण को समझ पाते हैं। ठीक है, जो कई किताबें होंगी, कई जर्नल्स होंगे, कई बार क्या होगा कि किसी के लिखे हुए लेख होंगे, ठीक है, राइटिंग्स होंगी। तो कुल मिलाकर जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला लेख हमें समझ में आता है, जिसके बाद लोक प्रशासन एज अ डिसिप्लिन बोल रहा है। डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट के तौर पे। ऐसा तो नहीं है कि लोक प्रशासन अभी से हो रहा है, लोक प्रशासन कई वर्षों से हो रहा है। ठीक है, आप कौटिल्य की जो नीति अर्थशास्त्र है उसको देखेंगे, ठीक है, फिर विदेशों में दूसरी बुक्स देखेंगे, तो ये बेसिक द प्रिंस मैकियावेली की एक किताब है, तो उसमें क्या कहता है, उसमें यही बताता है कि किस प्रकार किस तरह से लोगों के लिए प्रशासन का काम करना चाहिए।
मतलब प्रशासन को कैसा कार्य हो करना चाहिए, पर क्या वो एक्चुअल में पढ़ाता था कि कैसे करना, नहीं, वो ये बताता था कि क्या क्या कार्य होने चाहिए। पर पढ़ाई के तौर पे, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो डिसिप्लिन के तौर पे लोक प्रशासन का जो उदय होता है, तो उसका भी शुरुआत से लेकर अब तक कई चरणों में विकास हुआ है। तो वही विकास के बारे में पूछ रहा है कि पहले चरण के विकास में इनमें से क्या चीजें पाई जाती है। तो देखिए, जब सबसे पहला चरण होगा तो सिंपल सी बात है कि पहले चरण में हम क्या करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके डेफिनेशंस को समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कि भाई पॉलिटिक्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी। अगर आपको आंसर नहीं भी आता हो तो भी आप सोच सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक किताब लिखी गई थी फ्रैंक जे गुडनाउ के द्वारा 1900 के टाइम में, 1900s में फ्रैंक जे गुडनाउ ने एक किताब लिखी जिसका नाम था, लेख लिखा बेसिकली, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे क्या बताया गया, यहां पे डाइकोटमी की बात की गई। डाइकोटमी यानी द्वैतवाद, यानी कि बेसिकली अलग कर दो। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर एक पॉलिटिक्स है एक आदमी और एक आदमी है एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहा गया कि इन दोनों को एक साथ मत जोड़िए, इन दोनों को एक साथ काम करने मत दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, है ना। तो इसी को हम कहते हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पहला फेज था, पहला चरण था ना, ये बेसिकली उत्पन्न ही हुआ था 18, ठीक है, हंड्रेड्स में, मतलब 19th सेंचुरी में, जिसकी शुरुआत जब हुई थी वुड्रो विल्सन के एक लेख से हुई थी। ठीक है, 1887 में वुड्रो विल्सन ने एक लेख लिखा था, उस लेख का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, द पेपर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पे बेसिकली क्या बोला गया था, वहां पे यही बोला गया था कि जो आइडिया है एडमिनिस्ट्रेशन का वो ऐसा होना चाहिए जहां पे नीति निर्माता अलग होनी चाहिए, यानी कि पॉलिसी मेकर्स अलग काम करने चाहिए, और जो आपके पॉलिसी इंप्लीमेंटर है ना, यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो अलग से काम करने चाहिए। उनका काम होगा कि पॉलिसीज जो उनके पास आ रही है उसे इंप्लीमेंट करवाना सही तरीके से। तो ये था डाइकोटमी कि भाई आपको कोई इनपुट नहीं देना है और आपको यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करना है। मतलब आपका काम है नीति बनाना, आप नीति बनाइए, और आपका काम है क्या, नीतियों का क्रियान्वयन करवाना, यानी कि इंप्लीमेंटेशन करवाना। तो आप सिर्फ इंप्लीमेंट करवाइए, उसमें कोई इनपुट नहीं दे सकते। तो ये था फ्रैंक जे गुडनाउ का पहला। ठीक है, फिर आगे जब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, तो उसमें दिखता है कि अगले चरण में प्रिंसिपल्स की बात होती है। प्रिंसिपल्स क्या होता है, साइंस होता है। तो आगे आपको दिखेगा पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बाद में आपको दिखेगा कि भाई जब हमने साइंस वगैरह पा लिया तो स्टेट को कैसे कार्य करना चाहिए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट आएगा, फिर बिहेवियर के बारे में समझेंगे। तो ये बेसिकली अलग अलग चरणों में है, लेकिन पहला चरण पूछा है तो पहला चरण में आया था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहां भी यही लिखा होगा कि फ्रैंक जे गुडनाउ ने अराउंड 1900s में, ठीक है ना, 1900 में एक एक्सप्रेशन दिया, एक बेसिकली आइडिया दिया, किताब लिखा। उसका किताब का नाम था आपका पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी को आइडियलाइज करते हुए उन्होंने लिखा था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900s में। ठीक है, तो ये डाइकोटमी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब हम ब्रीफ में इस चीज को और अच्छे से समझेंगे थियोरिटिकल पार्ट में, ये तो अभी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें टैकल कैसे करना है, ये भी मैंने आपको एक तरह से आइडिया दे दिया है। तो ये जो है ना, फ्रैंक जे गुडनाउ ने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में लिखी, और इसे किस फेज में लिखा गया, फेज 1, जो कि 1887 से 1926। मैंने आपको कहा ना कि वुड्रो विल्सन जो थे फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला लेख जो लिखा वहां पे वहीं से शुरुआत हुआ लोक प्रशासन का। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट। आगे पेपर्स हम देखेंगे, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में, यानी सेकेंड फेज में लिखा गया। ठीक है, फिर फेज 3 में बिहेवियर के बारे में लिखा गया, फिर बाद में स्टेट के बारे में 1948 में लिखा गया। तो बेसिकली 47-48 के टाइम को हम समझेंगे जब हम हेनरी निकल्स और बाकी लोगों के आइडिया को समझेंगे इवोल्यूशन के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ कस्टम्स
पास्ट प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के हिसाब से ऐसा कौन सा अथॉरिटी है, यानी सत्ता है, जो कि किस पे बेस्ड होता है, रेस्पेक्ट टू कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स के हिसाब से काम करता है, जो पुराने प्रैक्टिसेस हो चुके हैं उसके, और पुराने जो बिलीफ है, मान्यताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो बेसिकली उसकी बात करें तो वो होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो होगा, बोलते हैं ना भाई कि कोई चीज क्या है, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, पहले से चली आ रही है, प्रथा। तो प्रथा ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि पास्ट प्रैक्टिसेस पे, आज भी आप अगर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में जाएंगे, ठीक है, तो ट्राइब्स का एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक, देश के किसी भी हिस्से में जहां ट्राइब्स पाए जाते हैं, आज भी उनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो वहां वो लोग क्या करते हैं, वहां अपने पारंपरिक तरीकों से, ट्रेडिशनल वे, ठीक है, उसके तरीकों से क्या करते हैं, सत्ता का प्रभुत्व दिखाते हैं, ठीक, कार्य करते हैं। तो वैसे अथॉरिटी जो कि पहले के प्रैक्टिस से, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम पुराने जमाने में तो सती चली आ रही थी, जब तक बंद नहीं हुई तब तक तो कंटिन्यूस चल रही थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भेदभाव था वो चला आ रहा था, अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या थी, प्रथा थी। उन प्रथाओं को, ठीक है, उन रीतियों को, उन रीति रिवाजों को जब यूज किया जाता है प्रशासन में, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। बेसिक डेफिनेशन है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करें तो इंडिविजुअल या ग्रुप, बेसिकली इंडिविजुअल पे कैरिज्मेटिक अथॉरिटी ज्यादा सूट करती है। कैरिज्मेटिक मतलब होता है कोई किसी को देख के आपको लगे कि भाई इसके अंदर एक ऑरा है, एक करिश्मा है, ठीक है, उस करिश्मा या उसके एक भाव को समझते हुए उसके साथ जाना, उसके अथॉरिटी, उसकी सत्ता को अपना लेना, उसे कहते हैं कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। एग्जाम्पल दें तो महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी का एक अपना पर्सोना था, एक ऑरा था, ठीक है, तो उनके आसपास रहने वाले लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। तो प्रभाव डालने वाला व्यक्तित्व जो होता है ना, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसकी जब सत्ता आती है उसे कहते हैं कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी की हम बात करें तो लीगल रैशनल अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो रूल्स के साथ काम करे और साथ ही साथ तर्क शक्ति को साथ में जोड़ के काम करे। मतलब कि अगर लॉ बन रहा है कि भाई हमको जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं वो लेफ्ट साइड से चलेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो वो लॉ लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, इससे कोई लॉजिक होना चाहिए। उस लॉजिक को हम कहते हैं रैशनैलिटी, ठीक है, यानी कि तर्क शक्ति, तार्किक होना चाहिए। तो कोई भी लॉ जब बनता है वो तार्किक हो और उसके हिसाब से जब कार्य हो, उसे हम कहते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। थियोक्रेटिक मतलब जैसा राजनेता जैसा चाहते होंगे, ठीक है, उस तरह का कुछ कार्य होना हो, थियोक्रेटिक होता है। देखिए यहां पे बता दूं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब जो बेसिकली पुराने बिलीफ्स पे चलता आ रहा है, तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो गया। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी मैंने आपको बताया दिया, जो भाई हीरोइज्म से चले, किसी के ऊपर प्रभावित होके हम लोग उनके साथ चले जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करें तो ये फॉर्मल होता है, ठीक है, कोडिफाइड रूल्स के साथ चलता है। मैंने आपको बोला रूल रेगुलेशन लॉज के साथ चलता है, पर वो लॉज कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा जो कि इरेशनल हो, मतलब तार्किक होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हम कहते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी के बारे में। लेजिटिमेट होना चाहिए बेसिकली। तो उस लेजिटिमेसी का आपको पता है ना कि जुडिशरी क्या करता है, कोई भी लॉ अगर गलत लगता है तो उसे क्वेश कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है, वो इसी बेसिस पे कर सकता है। क्योंकि हम जो अभी अथॉरिटी देखते हैं वो लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जब हम किसी को चुनते हैं अपने उम्मीदवार को प्रतिनिधि के तौर पे, तो वो हमारे लिए क्या करता है, पहले बात करता है आपस में, ठीक है। तो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, यही तो होता है ना, डिबेट होता है। डिबेट होगा, डिबेट के साथ साथ हम नए रूल्स बनाएंगे, है ना। तो रूल्स के ऊपर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद उसके ऊपर वोट लिया जाएगा, और वोट जब सम्मति से या तो 50% या उससे ऊपर या फिर 2/3 अलग अलग प्रोसीजर है, ठीक है, उन सब से पास हो जाता है, तो वो लॉ जो होता है वो एक्ट बन जाता है।
तब वो क्रियान्वयन होने के लिए आ जाता है। लेकिन अगर वो लॉ गलत हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एल्टन म्यो वन शुड नॉट टर्न आउट टू लिटिल वर्क इफ वन डज ही इज अ, मतलब बेसिकली कह रहा है एल्टन म्यो के अकॉर्डिंग, मतलब एल्टन म्यो के अनुसार एक इंसान को कोई भी कार्य को कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बेसिकली कहेंगे चिजलर। ठीक है, चिजलर का बेसिक मतलब होता है छीलने वाला। ठीक है, तो वहां से ये वर्ड बना। चिजलर क्या करेगा, छील रहा है, तो छील के क्या करे, वो काम को कम करते चला जा रहा है। मतलब मैं इसको नहीं कर सकता भाई, कम करो, फिर इसको नहीं कर सकता, कम करो, तो वो काम से चोरी कर रहा है, काम चोर बोल सकते हैं बेसिकली। एल्टन म्यो के हिसाब से कोई काम अगर नहीं करना चाह रहा है या बहुत कम करते चला जा रहा है, उसे हम कहेंगे चिजलर। रेट बस्टर क्या होता है, रेट बस्टर होता है बेसिकली कि कई लोग होते हैं एंथुजियास्ट। ठीक, वो कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, कई बार ज्यादा कार्य भी कर जाते हैं। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी हाई होती है रेट बस्टर्स की। ये होता है एक्सेस काम करने वाले। ठीक, फिर आता है सिक्वेलर और वर्थलेस, ऐसी टर्म है बेसिकली। वर्थलेस ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी हम काम करते हैं तो ये तीन ज्यादा यूज होता है, रेट बस्टर, सिक्वेलर और चिजलर। चिजलर बेसिकली होता है जो काम को कम करता है। देखिए यहाँ लिखा भी है, रेट बस्टर एक ऐसा वर्कर जो प्रोड्यूस करता है मोर देन द इनफॉर्म, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स। जैसा इनफॉर्मल ग्रुप का एक नॉर्म होता है उसके हिसाब से कि भाई इनफॉर्मल ग्रुप है तो ये थोड़ा बहुत काम करेंगे, पर उसके हिसाब से ज्यादा कार्य करता है रेट बस्टर। चिजलर क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है सिग्निफिकेंटली बिलो द, ठीक है, मतलब बहुत कम करता है, जैसे काम चोर टाइप का। स्क्वेलर क्या होता है, एक वर्कर जो कि टाइटल करता है या रिपोर्ट करता है इंटरनल ग्रुप एक्टिविटीज टू सुपरवाइजर, बेसिकली भेदी। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म्स दिए थे एल्टन म्यो ने। ठीक है, घर का भेदी, लंका ढाई, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्रिस एग्रिस को किसके पिता कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ इनमें से क्या। तो क्रिस एग्रिस को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के फादर। बेसिकली इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कार्य करना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीखना चाहिए इसके बारे में बात किया है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं क्रिस एग्रिस की, तो ये फादर ऑफ क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। इन्होंने डोनाल्ड शॉन के साथ मिलकर फॉर्मुलेट किया कुछ कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस में, पर यहाँ बेसिकली समझ जाइए कि सिंगल लूप लर्निंग क्या होता है कि एरर डिटेक्शन करता है, कुछ गलतियां हो तो उसको फाइंड करता है और उसको करेक्शन करता है, जो कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, इनका एक ही काम होता है, भाई एरर डिटेक्ट करो और उससे सॉल्व करो, मतलब गलतियां ढूंढो और गलतियों को सॉल्व करो, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन या जो संगठन है उसके कुछ जो लक्ष्य होंगे उसकी प्राप्ति हो सके। ठीक, लेकिन वो कैसे करेगा, बिना क्वेश्चन किए। ठीक है, बिना किसी तरीके से, बस उनको कहा गया आप करिए तो करिए। एक तरह से कंप्यूटराइज्ड सिंगल लूप में काम चल रहा है, मतलब उनको पता है कि भाई हमको ये करना है तो ये करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इससे कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं सिंगल लूप लर्निंग। डबल लूप लर्निंग की हम बात करें तो एक डीपर करेक्टिव इंक्वायरी होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये लोग क्या करेंगे, डिटेक्शन नहीं करेंगे, एरर ढूंढेंगे ही नहीं, बस एरर क्यों आया ये भी पता लगाएंगे और एरर को सॉल्व भी करेंगे ताकि आगे वैसे एरर्स ना आए। तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, डीपर करेक्टिव इंक्वायरी है जो मॉडिफाई करता है अंडरलाइन नॉर्म्स को, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है ना कि भाई गलतियां कहाँ से हो रही है। ठीक है, जैसे आप लोग जब तैयारी करेंगे तो आप भी यही चीज देखेंगे ना कि भाई हमारी पिछली गलतियां कहाँ से आ रही है, किन कारणों से हम वो गलतियां कर रहे हैं, तो उसे सुधारेंगे। आप सिर्फ ये थोड़ी करेंगे गलती दिख गया हमको ये गलती सुधार लो, क्यों वो गलती हुआ ये भी पता लगाना आपका काम है। तो ये डबल लूप लर्निंग है बेसिकली, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ए डाल। ठीक है, रॉबर्ट ए डाल के कंट्रीब्यूशन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से रॉबर्ट ए डाल ने क्या कहा था उसको हमें समझना होगा। तो रॉबर्ट ए डाल जो थे ना, ये जब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो आने वाले समय में यानी विकास में उन्होंने कहा था, आइडिया दिया था कि भाई सिर्फ जो साइंस होता है ना वही नहीं है,
कुछ चीजें और प्रॉब्लमेटिक है, उनको भी समझने की आवश्यकता है। तो उनका इसका सही आंसर हो जाएगा द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। यानी जो सेकंड फेज था प्रिंसिपल्स खोजने का, सिद्धांत को बनाने का लोक प्रशासन के विषय के रूप में, उस समय में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, ध्यान आकर्षित किया था। तो बेसिकली इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स बताए थे। पहला प्रॉब्लम क्या बोला था कि भाई इंक्लूजन ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यूज, जो पुराने सिद्धांत है ना, जो सबके लिए नॉर्मल है, मतलब हर कोई मानता है, वैसे वैल्यूज को इंक्लूड करना। उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये चीजें हैं जो हमें बैरियर्स दिखते हैं। पहला, नॉर्मेटिव वैल्यूज, मतलब हम वैसे सिद्धांतों को इस्तेमाल करेंगे जो कि चले आ रहे हैं, प्रचलित, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम इस चीज को भूल जाते हैं कि भाई हर इंसान अलग है, हर इंसान अलग तरीके से कार्य करता है, पर जब कार्य कर रहा है तो उसकी कार्य करने की क्या क्षमता है, किस तरह से वो कार्य को एग्जीक्यूट करता है यानी क्रियान्वित करता है, उस पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमने एक नया सिद्धांत तो बना दिया। बेसिकली इनका कहना था कि हम सिद्धांत बनाने पर तो विचार कर रहे हैं, पर क्या वो सिद्धांत यूनिवर्सल है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है ये हमें नहीं पता, ठीक। तो इसका एक बैरियर आता है सामने। मान लेते हैं कि एक इंसान एक कार्य को 4 दिन में कर ले रहा है, दूसरा उसको 3 दिन में कर ले रहा है, एक उसको 5 दिन में कर ले रहा है। हमने एक एवरेज बना लिया कि 4 दिन में कार्य कंप्लीट होना चाहिए, पर क्या जो 5 दिन में कर पा रहा है वो 4 दिन में कर पाएगा, और जो 3 दिन में कर रहा है वो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों ले। तो कुल मिला के ये सबके लिए वैलिड नहीं होता है, ये कहना था रॉबर्ट ए डाल का। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो इम्पैक्ट है वेरिंग सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का, वो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि समाज का और उसके साथ साथ वहां की संस्कृति का भी तो असर हमारे नीतियों पर पड़ेगा। हम जो नीति निर्माण कर रहे हैं या जो सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं पढ़ने के लिए या लोक प्रशासन या प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए, वो वहां पे दिक्कतें जाहिर होंगी, सामने आएंगी। तो इसी चीजों पर फोकस किया था, 3 प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए थे। ये था रॉबर्ट ए डाल का पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन बाय द चार्ल्स लिंडन ब्लूम टू द मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच इंक्रीमेंटल डिसीजंस आर मेड थ्रू सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन। बेसिकली बोल रहा है कि चार्ल्स लिंडन ब्लूम का जो कौन सा ऐसा मेथड है, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो इंक्रीमेंटल डिसीजन करता है, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। ऐसा डिसीजन लेगा जो पहले फिर काम, फिर आगे, फिर आगे, ऐसे डिसीजन बनाया जाएगा जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ठीक है, ताकि सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन दे। तो इसका सही आंसर होगा ब्रांच मेथड, ठीक है। ब्रांच मेथड, जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ में अलग अलग शाखाएं होती हैं, अलग अलग ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करे, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये लिमिटेड कंपैरिजन भी कर रहा है, एक ही शाखा से कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पे बताया, ब्रांच मेथड को उन्होंने बताया कि चार्ल्स ब्लूम ने कहा कि क्लासिक ऐसे जो है उनका द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्योरी, ठीक है, 1959 में आया था। उसमें उन्होंने बताया था कि डिफरेंशिएटेड बिटवीन 2 अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। 2 अप्रोच होता है डिसीजन मेकिंग का, एक होता है रूट मेथड और एक होता है ब्रांच मेथड, जो जड़ से किसी चीज को समझना चाहता है और जो ऊपर ऊपर से सतही तौर पर काम करता है। तो रैशनल कंपैरिजन कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ठीक है, रूट मेथड में। यहाँ पे बेसिकली करेगा क्या, फंडामेंटल्स को देखेगा, जैसे टाइम है, इवेल्युएट करेगा सारे वैल्यूज को, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी खोजेगा, बेसिकली जड़ से उखाड़ने का काम करेगा, ठीक है। बोलते हैं ना भाई कि किसी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ो, तो यही चीज यहाँ पे हो रही। ब्रांच मेथड में क्या, सतही तौर पे ऊपर ऊपर से हम किसी चीज को करना चाह रहे हैं, यही चीज यहाँ बोल रहा है, सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन। मतलब हमको दिख रहा है भाई ये ऊपर वाले हैं, इनके बीच में कंपेयर कर लो। तो स्टेप बाय स्टेप ये काम करेगा बिल्डिंग, करंट सिचुएशन को बस देखेगा, उसकी जड़ तक नहीं जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, और इस तरीके से वो काम करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये था चार्ल्स लिंडन ब्लूम का डिसीजन मेकिंग का थ्योरी।
आगे बढ़ते हैं तो कॉर्पोरेटिज्म इज अ पैटर्न ऑफ रूल्स इन विच द स्टेट हैज स्ट्रॉन्ग टाइज विथ। इसमें बोल रहा है कि भाई जो कॉर्पोरेट है उस समय हम जब बात करते हैं तो स्टेट जो है उसके स्ट्रॉन्ग टाइज किसके साथ दिखते हैं, तो बिजनेस और साथ ही साथ लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिखेगा। ठीक है, क्यों? देखिए कॉर्पोरेट्स क्या काम करते हैं, कॉर्पोरेट में बिजनेस होता है या लेबर यूनियन होता है, आपने देखा होगा ना कई बार मूवीज में देखे होंगे। तो जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ना तब जाके ही जो आप अचीव करना चाहते हैं प्रोडक्ट वो कंप्लीट होगा, है कि नहीं? मान लेते हैं कल को मैं एक फैक्ट्री ओन करता हूं तो मेरे पास लेबर्स आएंगे काम करने, वो लेबर्स भी अपनी मांगों को रखने के लिए एक लेबर यूनियन बनाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं कॉर्पोरेट हूं मैं तो क्या करूंगा, मैं बिजनेस को के जो हायरार्की में टॉप पे हैं उनको और साथ ही साथ जो लेबर है ऑर्गेनाइजेशंस उनको भी साथ में लेके चलूंगा ताकि मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, तो यही देखिए बिजनेस एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। तो नियो कॉर्पोरेटिज्म होता है जिसमें दोनों के साथ काम चलता है, सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाएगा जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। जो आज हम सोचते हैं ना, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ प्रोडक्टिविटी देखते थे और साथ ही साथ अचीव करना चाहते थे, पर आज हम क्या चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो और आने वाले समय में भी वो बेनिफिट दे सके। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे एक साथ हो गया है, मैं आपको बता दूं। पहला बोल रहा है कि फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, दूसरा बोल रहा है यूएस प्रेसिडेंट्स कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, और चौथा है पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अब सिंपल सी बात है, यहां से अगर आपको नहीं भी पता है कि पहले कौन सा होगा, क्रोनोलॉजी मतलब पहले कौन सा है बाद में कौन सा है ना, तो अगर आपको नहीं भी पता है कि इसमें पहले क्या होगा तो सिंपल सी बात है, कोई भी किताब या कोई भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको किताब की जरूरत होगी, है ना, थ्योरी की जरूरत होगी। तो सबसे पहले तो थ्योरी ही लिखा जाएगा ना, तो पहली टेक्स्ट बुक यानी डी से शुरुआत करिए। ठीक है, तो ये और ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, है कि नहीं? अब बचा क्या, दो ऑप्शन डी डी, यहां से शुरुआत हो रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टेक्स्ट बुक। ठीक है, 1927 पहली टेक्स्ट बुक लिखी गई थी। ठीक है, 1926 में लिखी गई, 27 में उसको पब्लिश किया गया था बेसिकली। तो इसलिए हम जो फर्स्ट फेज पढ़ते हैं ना 1887 से 1926-27 तक, उसके बाद से शुरू होता है सेकंड फेज। तो ये वही पीरियड है जहां वो किताब लिखी गई, वहां से अब साइंस की शुरुआत होगी। तो पहली टेक्स्ट बुक कब लिखी गई थी, 1926 में, इंट्रोडक्शन। अगला क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पहला आपको पता चल गया, अब डी। अब देखना है बी होगा कि ए होगा। तो ए क्या बोल रहा है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। अब मान लेते हैं आपको याद नहीं है किस साल हुआ था, तो ये 1967 में हुआ था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट्स कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको अभी इतना आइडिया नहीं। फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में भी अब हो सकता नहीं याद, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि मैंने दो एलिमिनेट कर दिया, दो में से कोई एक सही होगा। अब क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक तो एक मारना है। लेकिन मान लेते हैं कि आपको एक आध पता हो, मान लेते हैं फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ही पता हो आपको, तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो होगा ना वो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। ये एक मतलब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भाई मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ था। तो ये बाद में होगा। ठीक है, तो डी सी जो होगा वो बाद में होगा, तो फिलाडेल्फिया के बाद ही होगा, ए के बाद ही सी आएगा। तो ए के बाद सी, ए के बाद सी, यहाँ दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं आपको ये दोनों पता चल गया भाई ए के बाद ही सी आएगा, यहाँ से दिख रहा है। अब आपको पता करना है बी या ए में से कौन सा पहले है। तो देखिए यूएस प्रेसिडेंट कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ये पहले हुआ था, क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाएगा, सिद्धांत, सबसे पहले किताब लिखी जाएगी, फिर सिद्धांत खोजे जाएंगे और सिद्धांत में प्रबंधन की जरूरत होती है। ठीक है, प्रशासन में प्रबंधन की आवश्यकता होती है, तो मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन, तो बी हो जाएगा पहले। ठीक है, तो डी बी ए सी इसका सही आंसर होगा, यानी सबसे पहले होगा आपका पहली किताब लिखी गई 1926 में,
यूएस प्रेसिडेंट कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट 1937 में, ठीक है, इसको बैंगलोर कमेटी भी बोलते हैं, ब्राउनलो कमेटी सॉरी। और इसके बाद आता है 1967 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, और लास्ट में आता है आपका फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में, जिसमें ड्वाइट वाल्डो ने क्या किया था, प्रेसिडेंटशिप किया था। चेयरमैन कौन थे, ड्वाइट वाल्डो। एक चीज याद रखिएगा, जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है ना, ये हर 20 साल में होता है। क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, ये एक ही साल में ऐसे 2 क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको ये पता है कि भाई पहला मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ है, इस क्वेश्चन से तो पता चल जा रहा है। अगर आपको पता है तो आगे वाला सॉल्व कर लेंगे, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। तो ये 20 साल की उम्र, 20 साल में होता है, हर 20 साल की बाद होता है। 68 में हुआ, फिर 88 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, फिर 2028 में होगा। ठीक है, अभी फिलहाल 3 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है अरेंज द वर्क्स ऑफ मैरी पार्कर फोले इन क्रोनोलॉजिकल। यहां भी क्रोनोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, मतलब पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि आपको सारी किताबें पता होनी चाहिए मैरी पार्कर फोले की, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मान सकता हूं कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आप सारी चीजें इन डेप्थ नहीं पढ़ पाते, कई बार हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसको समझ जाते हैं पहले। तो ब्रेक डाउन करें हम मैरी पार्कर फोले की किताबों को या उनके कार्यों को। तो सबसे पहले स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896 में लिखी गई, फिर न्यू स्टेट 1918 में लिखी गई उनकी किताब, फिर क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में लिखी गई, और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में, यानी CABD इसका सही आंसर होगा। ठीक है, CABD इसका सही ऑप्शन है, CABD ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजर सजेस्टेड बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के हिसाब से मैनेजर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, मैनेजर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, मेंटल, फिजिकल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज और मॉरल। अब इनको ये आपको बताना, ये सारे गुण होने चाहिए, लेकिन पहले क्या, ज्यादा क्या, कम क्या, मतलब आपको बेसिकली बताने हैं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए एट्रीब्यूट का। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मेंटल है, फिजिकल है, जनरल एजुकेशन है, स्पेशल नॉलेज है और मॉरल है। अब ये बोल रहा है मैनेजर की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से सोचिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होगी। तो सबसे पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल में आपका हेल्थ आएगा, ठीक है, विगर आएगा, एड्रेस आएगा। ठीक, सबसे पहले फिजिक्स सही होगा, मतलब बेसिकली एक अच्छा बॉडी होगा तभी जाके काम कर पाएगा ढंग से। फिर आएगा मेंटल एबिलिटी चेक होगी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, फिर जजमेंट करने की। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका मॉरल, जब आपके अंदर जजमेंट करने की समझ होगी कि क्या सही है क्या गलत, तब जाके आप मॉरली सही काम कर पाएंगे। ठीक है, तब आप एनर्जी दे पाएंगे, तब फर्मनेस दे पाएंगे, तब विलिंगनेस दे पाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल पाएंगे। फिर आएगा जनरल एजुकेशन। ठीक है, जनरल एक्विटेंस टू मैटर नॉट बिलोंगिंग एक्सक्लूसिवली टू द फंक्शन ऑफ परफॉर्म। लास्ट में आता है स्पेशल नॉलेज, मैनेजर इज जैक ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, इसमें यहाँ पे जब भी हम मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, BAECD, BAECD ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले ये आएगा 1 2 3 4 5, BAECD। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ देयर एमर्जेंस एज ए पार्ट ऑफ गवर्नेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखना है कि भाई जो कॉन्सेप्ट ऑफ एमर्जेंस है ये इनके बेसिस पे समझना है। गवर्नेंस की बात है, ठीक है, पार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस जानते क्या है, शासन। ठीक है, तो शासन में सबसे पहला जो एमरजेंस हुआ वो क्या था, तो सबसे पहले हुआ था पब्लिक चॉइस। सबसे पहले लोगों का चॉइस पूछा जाएगा, भाई आपकी क्या चॉइस, तब जाके आप गुड गवर्नेंस के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका
तो सबसे पहले पब्लिक चॉइस से शुरुआत करें तो बी आपका सही आंसर हो, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे उसके बाद फिर कॉमन्स की गवर्निंग, फिर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, ये सारी चीजें आएंगी। देखिए सबसे पहले आएगा पब्लिक चॉइस थ्योरी, 1960s के समय में आया था। जब हम इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे विकास हुआ और कैसे हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक मैनेजमेंट को समझे। ठीक है, पब्लिक मैनेजमेंट से पब्लिक चॉइस में गए कि लोगों की चॉइस समझने आनी चाहिए। फिर जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड और बाकी की चीजें हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स है, तो तब हम समझ पाते हैं कि कैसे लोगों को अपने अधिकारों की समझ आ गई। तब वो लोग चॉइस पूछने लगे कि भाई मुझे इसके बदले में ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा पब्लिक चॉइस, फिर आएगा गवर्निंग ऑफ कॉमन्स, जैसे मैंने आपको बताया 1990 में, फिर आएगा गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। अब हम विकास की भी बात करेंगे, 1992 में यही एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई, और लास्ट में न्यू पब्लिक सर्विस आया जो कि 2000 के बाद से। आज हम क्या करते हैं, आज हम गवर्नमेंट से सर्विस मांगते हैं। गवर्नमेंट इज मियरली अ सर्विस प्रोवाइडर टू अस। इसीलिए आज आपको पता है कि भाई बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो रही है भारत में। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, अब वंदे भारत स्लीपर आ रहा है, आने वाले सालों में और लग्जरी चीजें आ रही हैं। उड़ान स्कीम है, ठीक है, जिससे देश के आम नागरिकों को उड़ने का मौका मिलेगा, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कुल मिला के हम क्या, आज जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपको लग्जरी लाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है, और यही आपकी चॉइस भी होती है। आप चाहते कि अच्छा से अच्छा जीवन जी सके, लाइवलीहुड बेटर हो सके। ठीक है, बेसिक नीड्स से बढ़ के हम थोड़ा सा लाइफ को और बेटर कर पाए, तो वेलफेयर स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ। यही है उसकी नीतियां। ठीक है, बी डी ए सी सही आंसर होगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। आपने पिछला क्वेश्चन देखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरा है क्वेश्चन, जहां मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का हमको पता चल गया कि 1968 में होता है। वहां मैंने आपको बताया था कि हर 20 साल में होता है। तो अब देखिए स्टेटमेंट्स, सबसे पहला मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है डिसाइडेडली एंटी बिहेवियर, मान लेता आपको नहीं पता, ठीक है, एंटी बिहेवियर है कि नहीं। दूसरा, सेकेंड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ने टोन और टेम्पर सेट किया मोर प्रैग्मेटिक सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये भी नहीं मालूम आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन ऑन द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको नहीं मालूम है सपोज। अब अगला चौथा देखिए, चौथा क्या बोल रहा है, मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस आर कंडक्टेड फॉर एवरी 25 ईयर्स। तो ये तो गलत हो गया ना, 20 साल का बताया ना मैंने आपको, हर 20 साल में होता है। तो हर 20 साल में होता है, तो डी हटा दीजिए। तो डी आप हटाएंगे तो कहां कहां से डी हट गया, डी यहां से हट गया। अब आपको पता है कि भाई डी नहीं है आंसर में, करेक्ट चूज करना है, तो डी का पता चल गया। अब बचे आपको ए बी और सी। ठीक है, अब ऑप्शन ए बी सी सही है, ठीक है, ए सी सही है या ए बी सही है। तो देखिए यहां से आपको समझना होगा कि थोड़ी चीजें और आगे हम समझेंगे डिटेल में, पर यहां मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008 में हुआ, जब हम पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, प्रशासन की जो हम बात करते थे, उससे थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन दिखाया गया, उससे हम संतुष्ट नहीं हुए थे, तभी तो न्यू पब्लिक सर्विस आया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, न्यू पब्लिक सर्विस आया। तो जब न्यू पब्लिक सर्विस आएगा तो कुल मिला के डिससेटिस्फैक्शन दिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी हम करेंगे गुड गवर्नेंस। वो कैसे होगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वहीं से ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसका ए बी और सी तीनों सही होगा, ठीक है, क्योंकि सी सही है, तो इसका ए बी एंड सी सारा सही। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट बी करेक्ट है, स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है, लेकिन डी गलत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1968, 98, 2008, और 25 साल में नहीं होके 20 साल में होता है। 2008 में हुआ था, 2028 में होगा अगला जब भी होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको दिखाई देगा।
आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोग को ना क्वेश्चंस का पैटर्न बता रहा हूं और इस तरह के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन के पैटर्न को ही समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि सीजीपीएससी में सीजी सेट में आज तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड नहीं किया गया था, तो हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पता है। पर जहां तक मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आएंगे भी ना, वो आपको अगर देखने हैं तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन देख लीजिए, आप दूसरे जगह पे जहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हो चुका है वहां के क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि कुल मिला के आपके पास समय कम बचा है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव राइटर्स सब्सक्राइब टू द मैनेजेरियल व्यू। मैनेजेरियल व्यू की बात कर रहे हैं। मैनेजेरियल व्यू क्या है? जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, आप मेरे दूसरे लेक्चर्स में आप लोग आइएगा, जब जहां हम थ्योरी पे बात करते हैं तो वहां मैनेजेरियल व्यू की बात हम करेंगे। अलग अलग तरीकों से अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, अलग अलग व्यूज होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो मैनेजेरियल व्यू क्या होगा? यानी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हर्बर्ट साइमन, स्मिथ बर्ग्स और लूथर गुलिक ने कहा था। गुलिक एंड अर्विक का एक पोस्ट कॉर्ब है, आपको कई बार सुना होगा आपने, ठीक है। पोस्ट कॉर्ब जो मेथड है वो गुलिक एंड अर्विक का, तो ये भी मैनेजेरियल व्यू है, ठीक है। तो ये तीनों ABC इसका आंसर होगा। एलडी वाइट जो नहीं, एलडी वाइट जो है ना मैनेजेरियल व्यू के नहीं है, दूसरे व्यूज के हैं, देख लीजिए। ABC है इसका सही आंसर। मैनेजेरियल व्यू में आते हैं आपके गुलिक, अर्विक, लूथर गुलिक हो गए, थॉमसन हो गए, डोनाल्ड स्मिथबर्ग हो गया, हर्बर्ट साइमन हो गए, ये लोग मैनेजेरियल व्यू पे बात करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल व्यू की बात करें तो वहां पे एलडी वाइट और मार्शल एलडी वाइट एंड मार्शल ई डिमॉक इसके बारे में बात। इंटीग्रल व्यू मतलब इंटीग्रेट करके, यानी सिर्फ मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, साइंस को साथ में इंटीग्रेट करना होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आइडिया लेना होगा, यानी पॉलिटिकल साइंस जो थ्योरी देता है वो, प्लस मैनेजमेंट का जो टेक्निक्स होता है वो, तो टेक्निक्स एंड थ्योरी मिला के काम करना होगा, ये कहना था एलडी वाइट, मार्शल ई डिमॉक, ये ऐसे लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following principles are part of 8 principles of organization by उर्विक? उर्विक ने, ठीक है, 8 प्रिंसिपल्स दिए थे कि किस तरह का संगठन होना चाहिए, 8 प्रिंसिपल्स संगठन की, यानी ऑर्गेनाइजेशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल एंड बजटिंग। तो बेसिकली जब उर्विक ने कहा था तो ये 3 चीज कहा था। ये फाइनेंशियल में आता है, मैनेजेरियल में नहीं आता है। तो बेसिकली ABC है, यानी कि आपका B ऑप्शन सही होगा, D नहीं है, D हटा देंगे तो एक ऑप्शन आपके पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये फाइनेंशियल हो गया, बाकी तीनों मैनेजेरियल। अभी थोड़े से पहले मैंने वो बताया ना कि भाई मैनेजेरियल व्यू था इनका, मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजर क्या करता है? वो फाइनेंस का काम नहीं करता है, वो डेफिनेशन प्रिंसिपल्स बनाएगा, स्पेशलाइजेशन देखेगा, थोड़े से पहले देखा था ना हमने, और ऑब्जेक्टिव्स देखेगा। तो बेसिकली ये 8 तरीके हैं। कंट्रोल एंड बजटिंग नहीं होता है इसका पार्ट उर्विक के 8 में। कौन कौन से हैं उर्विक के? ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, ठीक है। इसको और डिटेल में हम अपने बाकी लेक्चर्स क्लास में देखेंगे, यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं। बार बार मैं आपको एम्फेसाइज इस बात पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में हमको बताती है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं ना भाई कि बजट की बात हो रही है। बजट कौन करेगा? मैनेजर को कभी बजट नहीं देखते हुए देखे होंगे। मैनेजर क्या करता है? बाकी चीजें मैनेज करता है, ठीक है, कि ऐसे काम हो रहा है, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट काम करता है बजटिंग का और कंट्रोल करने का, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ चेस्टर बर्नार्ड अमंग द फॉलोइंग: जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ इंडिफरेंस, फिक्शन ऑफ अथॉरिटी, एंड डी है कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम। अब इसमें आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं जो कि चेस्टर बर्नार्ड की कंट्रीब्यूशंस को दर्शाते हैं। तो बेसिकली देखिए, एक्सेप्टेंस है, इंडिफरेंस है। देखिए कौन कौन से जोन ऑफ इंडिफरेंस है, फिक्शन ऑफ अथॉरिटी है, हाँ सॉरी, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पूछा किसके द्वारा बारे में कहता, चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। तो चेस्टर बर्नार्ड ने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं बताया था, ये हर्बर्ट साइमन ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए हटा दीजिए, ए हट गया तो ऑप्शन बचेगा बी, सी एंड डी। ठीक है, इसका हो जाएगा बी, सी एंड डी ऑप्शन। तो बाकी तीनों सही हैं, ये गलत है। हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया हुआ ये आइडियोलॉजी है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आर करेक्ट? नवीन लोक प्रबंधन से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है, द इम्पेटस कम्स फ्रॉम फिस्कल क्राइसिस एसोसिएटेड विथ न्यू लिबरलिज्म, डेवलपिंग कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटेड कोर आइडिया। डेवलपिंग कंट्रीज देख लीजिए एक मिनट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, और इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक चॉइस स्कूल। अब सबसे सिंपल सी बात है, आपसे क्या बोल रहा है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के पब्लिक चॉइस स्कूल से जुड़ा हुआ होगा, है ना, जो आपकी चॉइस को ही मैनेज करना होगा, तो कुल मिला के एक दूसरे से जुड़ा होगा, तो ये तो सही होगा। अब ये देखिए, इस तरह का जब भी आइडिया होता है तो आपको पता है कि भाई जो लोक प्रशासन का जो विषय है यानी सब्जेक्ट है, वो शुरुआत ही हुआ था डेवलप्ड कंट्री से। ठीक है, कोर आइडिया कहां से है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो ड्रो विल्सन, उनके लेख से शुरुआत हुआ था 1887 में। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन तो गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज जो थे, जैसे यूके हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे कंट्रीज का आइडिया था मैनेजमेंट के बारे में। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो मैनेज नहीं कर रही थी, वो डेवलप करना चाह रही थी, तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट वहां से निकला। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, वहां हमको समझ में आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज किस बारे में बात करते हैं, विकास प्रशासन की, यानी कि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, और वहां से हमें समझ में आता है कि भाई ये जो बेसिक आइडिया है ना, ये डेवलपिंग कंट्री का नहीं है मैनेजमेंट, ये है डेवलप्ड कंट्री का। तो सी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया आपका, तो सी जहां जहां है वहां गलत कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दोनों गलत हो गए। ठीक है, यहाँ इसको मान लेते हैं कि यस ए बी सी है, सी एंड डी चारों, तो इसको भी गलत कर लीजिए, सी ले लेता है इसका आंसर। दोनों में ए बी डी दिया था। ठीक है, तो इसमें 4 लिया हुआ है, कोई भी एक ले लीजिए, ए बी एंड डी होगा, ये हटा दीजिए। ए बी और डी तीनों सही है। इम्पेटस जो है फिस्कल क्राइसिस से ही आया था, क्योंकि बेसिकली जो आइडिया ऑफ मैनेजमेंट आया था वो यही आया था, क्योंकि जो पैसे की तंगी हो गई थी, ठीक है, आर्थिक तंगी जो हो गई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, फिस्कल क्राइसिस। तो वहीं से समझ में आया कि भाई हमें सिर्फ प्रशासन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको मैनेज करने की भी आवश्यकता है। रिसोर्सेज को जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे तब तक आगे के आने वाले समय में हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सही। दूसरा, न्यू लिबरलिज्म, जो नवीन लिबरल आइडिया था, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही तो आइडिया है, तो ये वहां से भी उपजा है, तो सही है। और पब्लिक चॉइस स्कूल का तो एक्सटेंशन है ही, मैंने आपको बताया, तो ए बी और डी सही होगा। ठीक है, सी या डी में से कोई भी एक ले लीजिए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो यहाँ पे है कि भाई लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दिया है, पहला कि पैराडाइम ऑफ निकोलस हेनरी। जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो अलग अलग लोगों ने पैराडाइम यानी फ्रेज दिया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो उसको निकोलस हेनरी ने क्या नाम दिया,
फेज की जगह उन्होंने कहा पैराडाइम। ठीक है, पैराडाइम के बारे में बताया। तो पैराडाइम 1 क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस। दूसरा ऑप्शन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या हुआ था? डायकोटमी हुई थी। ठीक है, सबसे पहला हुआ था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ था? सिद्धांत साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खोजा जा रहा था, जहां से हमें मिला द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सी ऑप्शन सबसे पहले आया होगा। और इसमें सबसे पहले देखिए तो 1927 और 37 में, तो इसका सी हो जाएगा, सी का 1। अब देखिए सी का 1 कहीं पे दिख रहा है आपको? हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे सी का 1 बोल रहा है, तो सी का 1 आपको दिखेगा सिर्फ डी ऑप्शन में। ठीक है, सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जहां पे सी का 1 दिया, तो ऐसे ही आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन तभी मैं आपको बता दूं कि देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बाद का है। जब बीच में द्वंद्व हो गया था, आपस में कंफ्यूजन था, तब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया आया था वही कहता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी और की तरह नहीं है, वो खुद अपना एक अस्तित्व दिखाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बाद में आया था, तो इन दोनों के बाद में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, वो उसका 4 होगा, 1970 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस से कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से, उसकी मदर बॉडी कौन है? पॉलिटिकल साइंस, हम सबको पता है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले इसको समझा जाएगा। ठीक है, फिर आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस कब होगा? तो आपका 1950 से 70 के बीच में। तो ए का 2 होगा, ए का 2, और फिर बचा 56 से 70 होगा मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी का 3, डी का 3, A2 B4 C1 D3, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है C1 D3 A2 B4। पैराडाइम 1 1900 से 1926 पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी मैंने आपको बताया। फिर आया 1927 से 37 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बताया ना कि भाई उसके बाद जब हमने पहली किताब लिखी 1926-27 में, जब छप गए तो उसके तुरंत बाद से स्टार्ट होता है पैराडाइम 2। ठीक है, नया फेज, नया चरण, जहां हम अब सिद्धांतों की खोज कर रहे हैं कि एक ऐसा सिद्धांत हो जो सब जगह लागू हो। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में अगर एडिशन पढ़ रहे हैं, तो चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो, चाइना में पढ़ रहे हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से में पढ़ रहे हो, तो एडिशन हमेशा एक ही तरीके से की जाएगी, सब्ट्रैक्शन एक ही तरीके से की जाएगी, डिवीजन एक ही तरीके से की जाएगी। तो अब हम सबको पता है जो बोर्ड मास है वो प्रिंसिपल है, और वो पूरी दुनिया में एक जैसा चीज तो नहीं होता है ना। तो उससे होगा क्या? उससे मैथमेटिक्स को पढ़ना आसान हो जाएगा, पढ़ाना आसान हो जाएगा, चाहे किसी भी दुनिया के हिस्से में आप जाके पढ़ें या पढ़ाएं। ठीक है, तो वैसे ही सेकंड में यही खोजा गया कि भाई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका खोजा जाए जिससे पूरी दुनिया में पढ़ाई करते समय उसको पढ़ाना या पढ़ना आसान हो जाए। फिर बारी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस 1950 से 1970, थर्ड फेज। ठीक है, पैराडाइम 3, ये 3 होगा, सॉरी ये गलत है, ये 4 होगा। फिर इसके बाद पैराडाइम 4 आता है एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट के तौर पे, और लास्ट में आता है पैराडाइम 5 1970 के बाद। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये 4 होगा 1950, ये 3 होगा। पॉलिटिकल साइंस के तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो पढ़ा जा रहा था, तो उसके बारे में हम समझते हैं थर्ड फेज में। फोर्थ फेज में मैनेजमेंट के तौर पे तकनीकों को समझा जा रहा था, पोस्ट कॉर्प हो गया, पीओसीसी हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना मैनेजमेंट के टेक्निक्स है, टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है
कि आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। मेजर लैंडमार्क्स इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए में क्या क्या लैंडमार्क देखने को मिले। तो मैंने उस समय उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस पहले होगा, उसके बाद मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होगा। ठीक है, तो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हर 20 साल में हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हो जाएगा, ठीक, इससे पहले होगा ना, तो बी के पहले ए होगा, क्रोनोलॉजी में बताना है। तो बी के पहले ए होगा और उसके बाद बी के बाद डी होगा। सिंपल सी बात है ना कि सेकंड के बाद थर्ड होगा। ठीक, तो अब देखिए यहां पे हमें पता चल गया कि भाई ए के बाद बी, बी के बाद डी। अब ये किन किन ऑप्शंस में हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए ए शुरू में हुआ होगा, उसके बाद बी हुआ होगा, उसके बाद डी। तो 67 आपको बताया था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 67 में हुआ था। ठीक है, तो 67 में ये हुआ था। ठीक है, 1967 यही लिख देता हूं। सेकेंड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुआ होगा, 1988 में। और थर्ड मीनोब्रुक 2008 में। ये हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले ही। अब हमें पता है कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो अब ये देखिए 2008 भी है हमारे पास, 1988 भी है, 1967 भी है, तो अब बचा क्या 1971। तो ये हो जाएगा 1971 में। ठीक है, जस्ट बात फर्स्ट फेज ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो उस टाइम पे कई नए देश बन रहे थे, कई जगह पे युद्ध हो रहा था। ठीक है, रशिया यूएसएसआर था उस समय, वो कोल्ड वॉर कर रहा था यूएसए के साथ। तो बेसिकली पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, कई जगह पे इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो इस चक्कर में ये लिखा जाता है टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, उथल पुथल का दौर। उस समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो किताबें या पब्लिकेशन लिखी गई, ये एक किताब लिखी गई जिसका नाम है पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। तो ये 1971 में लिखी गई। तो अब आपको पता चल गया कि भाई ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा आपका सी। ठीक है, ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी। तो ए सी बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ए, फिर सी, बी और डी। तो आपका हो जाएगा A2 C1 C1 A2 B3 D4। तो A2 B1 सॉरी B3 D4 और C1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 67, 98, 71 और लास्ट में आपका 2008। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला यूनिट और दूसरा यूनिट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी रिसेंट टाइम में, उनको हमने देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज आता हो, पर कई बार आपको इंटेलिजेंट गैस भी करना होता है। तो इंटेलिजेंट गैस कैसे करना है मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया, हिंट दिया। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस बनाने वाला एक ही क्वेश्चन पेपर में एक जैसे 2 से 3 क्वेश्चंस भी कर देता है। जैसे अभी हमने देखा मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस पहले भी पूछा गया, अभी भी पूछा गया, बीच में एक बार और आया था। तो इस तरह से क्या हो रहा है ना कि आपको सॉल्यूशन करने में, एक दूसरे के साथ रिलेशन करने में आसान हो जाएगा। तो कई बार आप क्वेश्चंस को अगर देख रहे हैं ना ध्यान से, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में आप उन सबको टिक करिएगा, क्योंकि आपको एक रफ कॉपी भी दी जाएगी। तो उस रफ कॉपी में आप ये रफ पेज में आप ABCD करके क्वेश्चन नंबर के साथ लिख सकते हैं, तो बाद में आपको आसान होगा टिक करना। ठीक है, CG सेट क्या है, ऑनलाइन होगा नहीं, UGC नेट ऑनलाइन होता है। CG सेट में क्या होगा, आपको ऑफलाइन पेपर देना है, 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तब वहां पे आप ये करेंगे कि 1 से 1.25 घंटे में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और बचे हुए टाइम में आप उसको बेसिकली डार्क करिए, कलर करिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, यूट्यूब पे जो देखेंगे उन्हें भी अच्छा लगे। और अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा और आप सबको और भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूंगा। हम आपके लिए जो यूट्यूब वाले देख रहे हैं
और जो क्लास में हमारे साथ बैठे हैं उनके लिए अलग से थियोरिटिकल लेक्चर्स भी लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम टैकल करेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वाले 20-20 क्वेश्चन के हमारे सेट्स होंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे, ताकि क्या हो कि आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना बनता जाए और साथ ही साथ थ्योरी भी आपका कवर होता जाए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और 4 अक्टूबर को उम्मीद करता हूं मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम सेट का निकल जाए, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हो जिसमें आप या तो पीएचडी करना चाहते हो या आने वाले सालों में अगर आप एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो उसके लिए आपके लिए दरवाजे खुल जाए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में, जहां हम नए 20 क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे और साथ ही साथ दूसरे और लेक्चर्स भी आप मेरे साथ देखिए, यूट्यूब वाले लोग को बता रहा हूं, वो आप मेरे और भी लेक्चर्स देखिए जहां थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने कवर किया है। तो ऐसे एक एक करके आपके पास ये वीडियोस आते जाएंगे और आपको हम कोशिश करेंगे, खासकर मैं, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सारे क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करवा दो, ताकि थोरो स्टडी के साथ आपका एग्जाम क्रैक हो सके। आपका लक्ष्य प्राप्त करना हमारा एम है। तो एम सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे लेक्चर्स को। चलिए इस लेक्चर के साथ यहीं पे एंड करते हैं। आप सबको थैंक यू मेरा सुनने के लिए इतना देर तक और अपना पेशेंस बनाए रखने के लिए। चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।